हेलो। लास्ट वीडियो में हम लोग ट्रांजिस्टर के बेसिक्स डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांजिस्टर का लॉजिकल डायग्राम, सर्किट सिंबल और फिजिकल डायग्राम, एमिटर कलेक्टर में डिफरेंस क्या होता है, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल मोड में जो ट्रांजिस्टर का पर्पस है, उसका फिजिकल डिजाइन जो हमने देखा था, उसका जो पर्पस है वो ये है कि नॉर्मल मोड में एमिटर से चार्ज कैरियर्स निकलने चाहिए और ज्यादातर चार्ज कैरियर्स कलेक्टर तक चले जाने चाहिए, बेस से बहुत कम एस्केप करने चाहिए। टेक्निकली इसको एक्टिव मोड बोलते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो बायसिंग है दोनों जंक्शंस की, एक बेस एमिटर जंक्शन है आपके पास, एक बेस कलेक्टर जंक्शन है। तो बायसिंग कैसी होनी चाहिए? बेस एमिटर पे फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और बेस कलेक्टर पे रिवर्स बायस होना चाहिए। तो वही अभी हम डिस्कस करेंगे कि उसके लिए बैटरीज आप कैसे लगाएं। तो हमारी कंडीशन रिक्वायरमेंट जो है, बेस एमिटर हम चाहते हैं कि फॉरवर्ड बायस्ड हो और बेस कलेक्टर हम चाहते हैं रिवर्स बायस्ड। अब यहाँ पे देखो, मैं एनपीएन का एग्जांपल ले रहा हूँ। दो बैटरीज हम लगा सकते हैं जिससे कि बेस एमिटर और बेस कलेक्टर जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बायस हो जाए। बेस और एमिटर, सो यहाँ पे मैं बैटरी लगाऊंगा जो कि एक टर्मिनल उसका बेस से कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल एमिटर से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे हम जब बैटरी लगाएंगे, हम सोचें कि कौन सी पोलैरिटी उसकी पॉजिटिव होगी बैटरी की। क्योंकि मैं फॉरवर्ड बायस करना चाहता हूँ, इसका मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से कनेक्टेड होना चाहिए। और देखो, पी साइड आपका बेस है, यानी कि यहाँ पे जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ना, वो नीचे की तरफ होगा, जबकि नेगेटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ होगा। सो दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। ठीक है ना। इससे देखो, नेगेटिव टर्मिनल आपका एन से कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल पी से कनेक्ट हो गया। सो दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड। अगर मैं अब देख रहा हूँ बेस और कलेक्टर के बीच में बैटरी, बेस और कलेक्टर के बीच में हमें क्या करना है? रिवर्स बायस करना है। रिवर्स बायस मतलब एन साइड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होनी चाहिए। तो यानी कि कलेक्टर क्योंकि एन साइड है ना, तो ऊपर मैं पॉजिटिव टर्मिनल रखूंगा बैटरी का, और बेस क्योंकि पी साइड है उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूंगा। ये इस तरीके से बैटरी की पोलैरिटी रखेंगे तो बेस कलेक्टर रिवर्स बायस हो जाएगा। ये जो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको दिखाई है ना, दिस इज कॉल्ड एज कॉमन बेस, बोलते हैं कॉमन बेस। आई थिंक रीजन क्लियर होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो बैटरीज हैं, तो दो सर्किट्स हैं बेसिकली, एक लेफ्ट में एक सर्किट है, एक राइट में एक सर्किट है, लेकिन दोनों सर्किट्स के बीच में देखिए एक टर्मिनल जो है आपका कॉमन है, विच इज द बेस टर्मिनल। है ना। दोनों बैटरीज जो है बेस से कनेक्टेड हैं ही, दोनों बैटरीज टर्मिनल्स जो है बेस से कनेक्टेड हैं ही। तो लेफ्ट वाली जो बैटरी है वो भी बेस से कनेक्टेड है, राइट वाली जो बैटरी है वो भी बेस से कनेक्टेड है, इसलिए इसको कॉमन बेस बोलते हैं। ऑल्टरनेटिव कॉन्फ़िगरेशंस भी पॉसिबल है। कॉमन बेस की जगह हम कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, ये कॉन्फ़िगरेशन भी देख सकते हैं। इनफैक्ट एम्पलीफायर में आप लोगों को शायद पता हो कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है। तो नेक्स्ट आई थिंक, जी हाँ, नेक्स्ट मैं कॉमन एमिटर ही डिस्कस करने वाला हूँ। अब फिर से पहले तो मैं मार्क कर लेता हूँ, ये मेरा एन पी एन। देखिए, इस बार दो सर्किट्स हैं, एक ये लेफ्ट में और एक ये राइट में, या फिर इनपुट एंड आउटपुट। दोनों सर्किट्स के बीच में आपका एमिटर टर्मिनल जो है वो कॉमन है। ओके, तो दो बैटरीज यहाँ पे किस तरीके से लगाई जाए? देखो, जो बेस एमिटर यहाँ पे जो बैटरी आएगी वो तो क्लियर है, क्योंकि बेस एमिटर मुझे चाहिए फॉरवर्ड बायस। अगर बेस एमिटर फॉरवर्ड बायस चाहिए तो पी साइड यानी बेस को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से, एन साइड यानी एमिटर को कनेक्ट करना पड़ेगा नेगेटिव टर्मिनल से। तो प्लस माइनस इस तरीके से आना चाहिए। ये तो हो गई बेस एमिटर साइड की बैटरी। अब दूसरी साइड की बैटरी देखिए, वो इतना ऑब्वियस नहीं है, बिकॉज आप देखेंगे यहाँ पे जो बैटरी कनेक्ट होगी उसका एक टर्मिनल कलेक्टर से कनेक्टेड होगा, दूसरा टर्मिनल जो है एमिटर से कनेक्टेड होगा। कलेक्टर और एमिटर में के बीच में कोई जंक्शन नहीं है ना, कलेक्टर और एमिटर डायरेक्टली तो कनेक्टेड है नहीं। यहाँ पे ट्रांजिस्टर में कलेक्टर बेस से कनेक्टेड है, बेस एमिटर से कनेक्टेड है। तो हमारे जो दो जंक्शंस हैं वो बेस एमिटर और बेस कलेक्टर होते हैं। अब देखो, रिक्वायरमेंट क्या थी हमारी? हमारी रिक्वायरमेंट थी कि बेस एमिटर फॉरवर्ड बायस होगी।
अगर बेस एमिटर फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, इसका मतलब क्योंकि बेस पी साइड है तो पी साइड का पोटेंशियल एन से ज्यादा होना चाहिए। पोटेंशियल ऑफ बेस मस्ट बी मोर देन पोटेंशियल ऑफ एमिटर। और मेरी क्या रिक्वायरमेंट थी कि बेस कलेक्टर रिवर्स बायस हो जाना चाहिए। रिवर्स बायस होने के लिए जो एन साइड है, एन साइड यहाँ पे देखो कलेक्टर है, तो कलेक्टर का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। कलेक्टर का पोटेंशियल जो है बेस से ज्यादा होना चाहिए। और आप ये दोनों रिलेशंस अगर देखें ना, ये दोनों दो इनइक्वालिटीज मैंने लिखी है, इससे आपको कलेक्टर और एमिटर के पोटेंशियल के बीच में रिलेशन पता लग रहा होगा, है ना, क्योंकि कलेक्टर बेस से ज्यादा है और बेस एमिटर से ज्यादा है, तो डेफिनेटली कलेक्टर एमिटर से ज्यादा है। यानी कि कलेक्टर और एमिटर के बीच में जो बैटरी लग रही होगी उसकी पोलैरिटी किस तरह से होनी चाहिए। कलेक्टर क्योंकि हमें हाई पोटेंशियल पे चाहिए, तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कलेक्टर की तरफ होना चाहिए और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एमिटर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से बैटरीज की कॉन्फ़िगरेशन इस केस में आएगी। सिमिलर आपका कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर भी आप सिमिलर लॉजिक से कर सकते हैं। फिर से मैं मार्क कर देता हूँ एन पी एन। तो पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपका बेस कलेक्टर जंक्शन, बेस और कलेक्टर आपके यहाँ पे, लेट मी मार्क देम आल्सो, दिस इज ई बेस एंड कलेक्टर। तो बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो अपने को रिवर्स बायस चाहिए, तो बैटरी की पोलैरिटी ऑब्वियस है, बेस पी साइड है तो रिवर्स बायस में पी साइड को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तो माइनस प्लस ये बेस कलेक्टर पे आपकी बैटरी कनेक्ट होनी चाहिए। दूसरी साइड देखो आपका, इधर जो मैं बैटरी लगाऊंगा राइट हैंड साइड में, इस बैटरी का एक टर्मिनल कनेक्ट होगा एमिटर से, दूसरा टर्मिनल कनेक्ट होने वाला है कलेक्टर से। तो इसकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि बेस एमिटर फॉरवर्ड बायस के लिए बीबी ग्रेटर देन बी, बेस कलेक्टर रिवर्स बायस के लिए बीसी ग्रेटर देन बीबी। यानी कलेक्टर और एमिटर के पोटेंशियल में रिलेशन हमें क्या पता है, बीसी ग्रेटर देन बी, कलेक्टर का पोटेंशियल एमिटर के पोटेंशियल से ज्यादा। यानी कि इधर जो मेरी राइट हैंड साइड पे बैटरी आने वाली है उसकी पोलैरिटी में कलेक्टर की साइड पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए, दैट मींस डाउनवर्ड्स, नीचे वाला जो है ना बैटरी का टर्मिनल वो पॉजिटिव होना चाहिए, एमिटर की साइड पे नेगेटिव टर्मिनल। इस तरीके से तीनों कॉन्फ़िगरेशंस मैंने आपको बता दिए, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर, किस टाइप की बैटरी की पोलैरिटी आप लगाएंगे ताकि जो हमारा नॉर्मल मोड है ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन का, बाय नॉर्मल मोड आई मीन बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस एंड बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस। ठीक है, ये जो कंडीशन हमारी है जिसको एक्टिव मोड भी बोलते हैं, तो नॉर्मल मोड या एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर को रखने के लिए बैटरीज की पोलैरिटी क्या होनी चाहिए ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग कॉमन एमिटर एम्पलीफायर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में मैं आपको बायसिंग दिखा रहा हूँ। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में बायसिंग बैटरीज, दोनों साइड जो बैटरी है उनकी पोलैरिटी क्या होती है अभी अभी हमने डिस्कस किया है, सेम हम यूज कर रहे हैं। देखो इनपुट साइड आपका बेस एमिटर साइड, इनपुट साइड पे क्योंकि बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि जो बैटरी यहाँ पे लगाई है उसका पॉजिटिव टर्मिनल बेस यानी पी से कनेक्टेड है, ये NPN है ना, तो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का बेस से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल एमिटर से कनेक्टेड है। आउटपुट साइड है हमारा कलेक्टर की साइड, वहां पे जो बैटरी आएगी अभी हमने कंक्लूड किया था कि पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ एमिटर होना चाहिए, बिकॉज बेस कलेक्टर जंक्शन हमें रिवर्स बायस चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने आपको डिराइव करके दिखाया था ये रिलेशन। इसीलिए कलेक्टर साइड पे जो बैटरी लगी हुई है वहां पे पॉजिटिव टर्मिनल कलेक्टर से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल एमिटर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड बेस एमिटर वाला साइड आपका इनपुट साइड है, राइट हैंड साइड कलेक्टर एमिटर वाला साइड आपका आउटपुट साइड है। लेकिन अभी इस डायग्राम पे मैंने इनपुट वोल्टेज कौन सा है और आउटपुट वोल्टेज कौन सा है ये मार्क नहीं किया। ठीक है, अभी बस मैंने आपको बताया एक साइड इनपुट है दूसरी साइड आउटपुट आएगा, क्या एग्जैक्टली इनपुट है क्या एग्जैक्टली आउटपुट है वो अभी मार्क नहीं। और देखिए अपने को एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट्स की डायरेक्शन पता है, तो हम जानते हैं एमीटर से
करंट आपका बाहर की तरफ होता है आउटवर्ड्स, तो एमिटर करंट आउटवर्ड्स है। बाकी आपका बेस करंट और कलेक्टर करंट टर्मिनल्स में एंटर कर रहे होते हैं, तो उनकी डायरेक्शन भी मैं आपको दिखा चुका हूं यहाँ पे। अब कौन से सिग्नल को, कौन से इनपुट को हम एम्पलीफाई करने वाले हैं? ट्रांजिस्टर के जो एम्पलीफायर्स होते हैं ना, इनको बोला जाता है स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। टेक्निकल लिटरेचर में इनको बोलते हैं स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। इससे हमारा मतलब क्या है ना, कि जो इनपुट वोल्टेज जिसको आप एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं, या फिर इनपुट सिग्नल कभी कभी बोल देते हैं उसको, तो इनपुट सिग्नल जिसको आप एम्पलीफाई कराना चाहते हैं उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए इसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू ये जो बायसिंग बैटरी आपने लगाई है। ठीक है, तो एज अ रूल ऑफ थंब जनरली क्या लेते हैं, अगर ये बायसिंग बैटरी आपकी लेट्स से 5 वोल्ट तक है, तो जो इनपुट सिग्नल ना उसका पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इनपुट की वैल्यू बायसिंग बैटरी से कम होनी चाहिए। स्मॉल सिग्नल्स को ही एम्पलीफाई करता है। ठीक है, तो स्मॉल सिग्नल क्यों लेते हैं, इसका रीजन है, इसका रीजन बहुत सिंपल सा है। देखो, हम चाहते हैं ट्रांजिस्टर नॉर्मल मोड में या फिर एक्टिव मोड में जब रहे, तो हम चाहते हैं ये पोलैरिटी, ये जो हमने बायसिंग दिया है ना, ये मेंटेन रहना चाहिए। यानी कि बेस एमिटर जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस मेंटेन रहना चाहिए। बेस एमिटर हमारा फॉरवर्ड बायस है और बेस कलेक्टर रिवर्स बायस है। तो इसको हमें मेंटेन करने के लिए आप देखिए, हमेशा हम चाहेंगे कि बेस का पोटेंशियल हाई हो, एमिटर का पोटेंशियल कम हो। मान लो अब मैं यहाँ पे एक इनपुट वोल्टेज लगा दूं, और इनपुट वोल्टेज क्या होगा ना, जो आपकी बायसिंग बैटरी है इसके साथ सीरीज में लगेगी। तो इसको थोड़ा मैं रफ में दिखाता हूँ आपको। ऐसा मानिए कि अगर मैंने एक इनपुट वोल्टेज ले लिया जो कि हमने सीरीज में लगा दिया बायसिंग बैटरी के साथ, तो अभी मैं केवल आपको इनपुट साइड दिखा रहा हूँ। ये हमारा VB है, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है। तो आप देखेंगे कि इनपुट साइड पे या बेस की साइड पे टोटल आपका जो बैटरी का EMF है वो इन दोनों का सम VB प्लस VI हो चुका है। ठीक है, और यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा, दिस इज VB प्राइम। ठीक है, बेस साइड पे जो नेट EMF आ रही है वो क्या होगी, बायसिंग बैटरी की EMF प्लस इनपुट सिग्नल। तो यहाँ से एक और चीज नोटिस करो कि ये जो आपका इनपुट सिग्नल है, दिस इज बेसिकली द चेंज इन बेस EMF। बेस साइड पे जो EMF में चेंज हुआ है ना, वो आपका इनपुट है। ठीक है ना, ये जो VB है ये तो पहले ही था। अब हमने यहाँ पे एक चेंज इंट्रोड्यूस किया है, इसके साथ सीरीज में एक VI लगा दिया। वो जो सीरीज में आपने VI लगाया एक्स्ट्रा, वो आपका इनपुट है। अब इनपुट जो है इन जनरल उसके अंदर कुछ ऑसिलेशंस हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा कांस्टेंट हो इनपुट। कोई भी ऑसिलेशंस होती है, सिग्नल की कोई भी शेप हो सकती है। तो पॉजिटिव में भी जा सकता है, नेगेटिव में जा सकता है, कोई भी किसी भी तरीके से ऑसिलेट कर सकता है। अब ऐसे सोच के देखो कि अगर मैंने ले लिया लेट्स से आपकी जो बायसिंग बैटरी है उसकी वैल्यू मैंने ले ली लेट्स सपोज 5 वोल्ट्स, और जो मेरा इनपुट वोल्टेज है ना वो ऑसिलेट कर रहा है, और उसमें पीक वैल्यू मैंने ले ली लेट्स से 6 वोल्ट्स। ठीक है, तो क्या होगा उसमें, अगर पीक वैल्यू 6 वोल्ट्स है तो वो कभी +6 तक भी जाएगा और -6 तक भी जा सकता है। ठीक है ना, AC में मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, तो ऊपर +6 तक भी जा सकता है, -6 तक भी जा सकता है। लेकिन तुम रियलाइज करोगे कि जब ये -6 तक गया, उस टाइम पे यहाँ पे ये जो टोटल आपकी EMF आ रही है बेस की साइड पे कितनी हो जाएगी, 5 तो बायसिंग बैटरी से आ रहा है, और इनपुट वोल्टेज से आपका -6 आ रहा है, तो 5 - 6 -1 हो जाएगा। यानी कि जो बेस एमिटर जंक्शन में जो बायसिंग की रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं बेस की साइड पे हायर पोटेंशियल रहे, वो मेंटेन नहीं होगा। तो इनफैक्ट इसीलिए आप जो है हमेशा इनपुट वोल्टेज को बेस की जो बायसिंग बैटरी है उससे कम ही रखेंगे। इनफैक्ट हम जस्ट टू बी सेफ क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला, अगर आपका बेस वोल्टेज 5 वोल्ट्स है जो बायसिंग बैटरी का है, तो इनपुट वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है, एज अ रूल ऑफ थंब मैं बोल रहा हूँ, इससे 1/5 से कम ही रखते हैं। पीक वैल्यू जो है 1 वोल्ट तक ही रखी जाती है, उससे ज्यादा नहीं रखी जाती। सो दिस इज डन किस लिए करते हैं, टू एंश्योर कि बेस एमिटर साइड पे जो बायसिंग की रिक्वायरमेंट है वो कभी भी डिस्टर्ब ना हो।
ओके, तो एक चीज अपने को पता लग गई कि स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर है ये। ठीक है, दो तीन चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस करी। एक तो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर है, इसका मतलब क्या है कि इनपुट वोल्टेज बायसिंग बैटरी से कम होना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया कि इनपुट वोल्टेज जो है वो सीरीज में हम लगा रहे हैं बायसिंग बैटरी के साथ, ताकि फाइनल ईएमएफ बेस साइड पे हो जाएगी इनिशियल ईएमएफ प्लस इनपुट वोल्टेज। यानी यहां से हम ये भी सोच सकते हैं कि जो इनपुट वोल्टेज है आपका, ये चेंज इन बेस ईएमएफ है। ये बेस ईएमएफ में जो आपने चेंज किया वो आपका इनपुट वोल्टेज। ओके, और एक चीज यहां पे नोटिस करो। अच्छा, आउटपुट कहां पे लेंगे? अब फिर से मैं आपको एम्पलीफायर का सर्किट दिखाने वाला हूं। ये एम्पलीफायर का सर्किट था। एमीटर हमारा कॉमन है, दूसरी साइड कलेक्टर सर्किट है, एक रेजिस्टेंस एंड देन एक बायसिंग बैटरी। इसको बोलते हैं आरबी, इसको बोलते हैं आरसी। यहाँ पे हमारा इनपुट है। आउटपुट हम कलेक्टर साइड पे ले रहे हैं, और कहां से ले रहे हैं? जो ये रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है ना, आरसी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, ये आपका आउटपुट होगा। एक्चुअली मुझे और स्पेसिफिकली इस बात को बोलना चाहिए, जैसे कि आपका इनपुट वोल्टेज क्या है, बेस ईएमएफ में जो आपने चेंज किया है वो इनपुट वोल्टेज है, वैसे ही आउटपुट वोल्टेज जो है ना, वीओ जो है, वो एक्चुअली आरसी के क्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, वो एक्चुअली आरसी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में जो चेंज आएगा उसको बोलते हैं आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, आई होप आप लोग बात समझ रहे हैं कि जब तक आपने ये इनपुट वोल्टेज नहीं भी लगाया था, तब भी बायसिंग बैटरी तो लगी हुई थी, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे बेस करंट था, कुछ ना कुछ कलेक्टर करंट रहा होगा। तो कुछ ना कुछ अगर कलेक्टर करंट रहा होगा तो आईसी इंटू आरसी आपका इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा अक्रॉस आरसी। ठीक है, आरसी जो रेजिस्टेंस है उसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा। लेकिन अब क्या होगा, ये हमारा आउटपुट नहीं है। आउटपुट कैसे आएगा? जब आपने इनपुट वोल्टेज लगाया। ठीक है, जब आपने अब यहाँ पे इनपुट वोल्टेज लगा दिया, यानी बेस ईएफएम में कुछ चेंज कर दिया, तो क्या होगा, जो बेस का करंट होगा उसमें कुछ चेंज आ जाएगा। इस चेंज को मैं लिख रहा हूँ प्लस डेल्टा आई बी। जो कलेक्टर करंट है उसमें भी कुछ चेंज आ जाएगा, और कलेक्टर करंट में जो चेंज आया उससे इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें कुछ चेंज आएगा। वो क्या होगा? चेंज इन करंट इनटू रेजिस्टेंस, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस आरसी, उसको हम बोलते हैं आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, यानी इनपुट वोल्टेज बेस साइड में ईएमएफ का चेंज है, आउटपुट वोल्टेज आरसी जो रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में जो चेंज है वो हमारा आउटपुट वोल्टेज है। एक लास्ट पॉइंट इसमें मैं और आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों को ये और समझना है कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में एक फेज डिफरेंस होता है 180 डिग्री। देखो, फेज डिफरेंस 180 डिग्री का पहली बात फिजिकली मीनिंग क्या होता है? 180 डिग्री अगर मैं कोई भी साइन फंक्शन है, साइनसॉइडल फंक्शन है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई, अगर उसके अंदर पाई ऐड कर दो, 180 डिग्री ऐड कर दो, तो आपको पता है एक माइनस साइन आ गया है जो। तो अगर दो ऑल्टरनेटिंग चीजों में दो सिग्नल्स हैं, उन दोनों के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि जब एक सिग्नल पॉजिटिव वैल्यूज पे पहुंच रहा है तो दूसरा सिग्नल जो है नेगेटिव पे जाना चाहिए। ठीक है, तो ये दो दो सिग्नल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ब्लैक में और ब्लू में, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है 180 डिग्री का। क्योंकि एक जब अपनी पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है तो दूसरा नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है, नेगेटिव में मैक्सिमम अमाउंट तक पहुंचता है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो हमने सर्किट दिखाया था आपको एम्पलीफायर का, इसमें इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो कैसे है 180 डिग्री का फेज डिफरेंस? पहली बात, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज को थोड़ा और जो है टेक्निकली डिफाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनपुट वोल्टेज में मैंने आपको दो टर्मिनल्स दिखाए हुए हैं, एक ये ऊपर और एक नीचे, ऐसे आउटपुट में भी दो टर्मिनल्स हैं। तो जब आप इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हो
तो कौन से में से किसको माइनस करना है, डू यू अंडरस्टैंड? या तो आप अपर में से लोअर को माइनस कर सकते हैं, या फिर लोअर में से अपर को माइनस कर सकते हैं। तो कैसे हम इनपुट और आउटपुट को एग्जैक्टली डिफाइन कर रहे हैं? तो आप नोटिस करो कि कॉमन एमिटर है, यानी सर्किट में एमिटर टर्मिनल जो है वो कॉमन है दोनों साइड, और वहां पे रेफरेंस पॉइंट हमने ग्राउंड कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है? ये बेसिकली आपका रेफरेंस पॉइंट है। तो रेफरेंस पॉइंट नीचे है ना, इसका यही मतलब है कि दोनों साइड जब आप वैल्यू मेजर करेंगे ना, तो रेफरेंस नीचे वाले पॉइंट को लेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे दो टर्मिनल्स को मैं मार्क करूं, लेट्स से आई कॉल दिस एज ए एंड बी, तो वीबी माइनस वीए, बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल, वो आपका इनपुट वोल्टेज है, ठीक है ना? नीचे वाला टर्मिनल है ए, तो नीचे वाले टर्मिनल क्योंकि रेफरेंस से कनेक्टेड है, तो नीचे वाले टर्मिनल को मैं रेफरेंस ले रहा हूं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे तो वी आई आएगा। ऐसी दूसरी साइड भी अगर आप देखें, इन टर्मिनल्स को अगर मैं नाम दे दूं, लेट्स से सी एंड डी, तो आप समझ गए होंगे सी जो है नीचे रेफरेंस से कनेक्टेड है, तो सी आपका लिया जाएगा रेफरेंस। आउटपुट में भी क्या बोलेंगे हम, वीडी माइनस वीसी, यानी ऊपर वाला टर्मिनल माइनस नीचे वाला टर्मिनल, ये आपका वीओ होगा। और एक्चुअली हम जानते हैं इसमें जो चेंज होगा वो वीओ है, ठीक है? तो इस तरीके से टेक्निकली हम डिफाइन करते हैं इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज को। लेकिन जब तुम इस तरीके से डिफाइन करोगे तो तुम रियलाइज करोगे कि एक्चुअली यहाँ पे दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का आ जाएगा। मतलब जब जब इनपुट आपकी पॉजिटिव वैल्यूज पे होगा, तो आउटपुट नेगेटिव वैल्यूज पे होना चाहिए। कैसे? देखिए, आई थिंक आई कैन नाउ गो बैक। हाँ चलिए यहीं पे समझा देते हैं। देखिए कैसे होगा ऐसा, थोड़ा इसको आराम से समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, चलिए यहीं इस वाले डायग्राम में दिखा देते हैं। मान लो इनपुट अपनी पॉजिटिव वैल्यूज पे जा रहा है, यानी कि ये ए और बी जो मैंने मार्क किए थे, लेट मी मार्क देम अगेन, दिस इज ए, दिस इज बी। तो वीबी माइनस वी ए इक्वल टू वी आई, मान लो ये पॉजिटिव है, यानी कि आपने बेस में जो ईएमएफ है उसको इंक्रीज किया, ठीक है? बेस में ईएमएफ अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे जो करंट में चेंज आ रहा था वो भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है? करंट इंक्रीज हो जाएगा, ईएमएफ इंक्रीज हुआ तो करंट भी इंक्रीज होंगे। या बेस में करंट अगर इंक्रीज हुआ तो कलेक्टर में भी करंट इंक्रीज हो जाएगा, है ना? क्योंकि कलेक्टर करंट और बेस करंट के बीच में रेशियो होता है बीटा। हम जानते हैं कलेक्टर करंट बाय बेस करंट इज बीटा। तो अगर बेस करंट इंक्रीज हो रहा है तो कलेक्टर करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, ताकि उनका रेशियो कांस्टेंट रहे। लेकिन कलेक्टर करंट की डायरेक्शन देखो, तो कलेक्टर करंट जो है रजिस्टर में ऊपर की तरफ आ रहा है। अगर करंट ऊपर की तरफ आ रहा है तो कौन से वाले टर्मिनल का पोटेंशियल हायर होगा रेजिस्टेंस में? करंट आपका हायर टू लोअर पोटेंशियल जाता है ना, तो डेफिनेटली ये वाला जो टर्मिनल है इसका पोटेंशियल हायर होगा, और ऊपर वाला जो टर्मिनल है उसका पोटेंशियल लोअर होगा। लेकिन हमारा रेफरेंस में हमने कैसे डिसाइड किया था? दोनों केसेस में रेफरेंस हम ले रहे हैं नीचे वाले टर्मिनल्स, यानी कि आपकी इनपुट वोल्टेज है वीबी माइनस वी ए को माइनस किया, नीचे वाले को माइनस किया। आउटपुट में भी हमने क्या बोला था? नीचे वाले को माइनस करना है, यानी आउटपुट वोल्टेज है आपकी वीडी माइनस वीसी, ठीक है? वीडी माइनस वीसी। लेकिन क्योंकि करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, तो डी पॉइंट का पोटेंशियल तो एक्चुअली सी पॉइंट के पोटेंशियल से कम आने वाला है। तो यहाँ पे दिस विल बी लेस देन जीरो, ठीक है? यानी जब आपका इनपुट वोल्टेज जो है पॉजिटिव वैल्यूज पे है, उस टाइम पे आपका आउटपुट वोल्टेज जो है वो नेगेटिव वैल्यूज पे होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनपुट और आउटपुट के बीच में एक फेज डिफरेंस आना चाहिए 180 डिग्री का। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके? तो अब मोर और लेस हमने बेसिक्स कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेटअप के डिस्कस कर लिए। एक बार जरा नोट्स में मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। इनिशियली देखिए, हम पहले एनालाइज कर रहे हैं वो सिचुएशन जबकि आपने इनपुट वोल्टेज नहीं लगाया है, केवल बायसिंग बैटरी लगाई होगी। जब आपने केवल बायसिंग बैटरी लगाई होगी तो मैं इस करंट IB जो बेस में करंट जा रहा है ना, इस करंट को मेजर करना चाहता हूँ। कैसे मेजर करेंगे? आप ये वाले सर्किट को देखो, ये क्लोज पाथ है। इस क्लोज पाथ में ईएमएफ आपको पता है,
रेजिस्टेंस देखो, एक तो ये रेजिस्टेंस है आरबी, और ये बेस एमिटर जंक्शन पे कुछ ना कुछ एक स्मॉल रेजिस्टेंस आएगा। स्मॉल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बेस एमिटर जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस्ड डायोड में रेजिस्टेंस स्मॉल होता है। तो स्मॉल रेजिस्टेंस को मैं बोलता हूँ आरबीई, यानी कि टोटल आपके पास आरबी और आरबीई सीरीज में है। ईएमएफ आपका वीबी है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि बेस में जो करंट आ रहा होगा वो होगा ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। इसमें भी ज्यादातर हम आरबी को इग्नोर ही कर देते हैं क्योंकि वो एक डायोड का फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस है विच इज जनरली स्मॉल। तो अगर आप आरबी को नेग्लेक्ट कर देना, केवल आरबी बच जाएगा, और मैं बेस करंट को बोल सकता हूँ वीबी डिवाइड बाय आरबी, यानी बेस में जो ईएमएफ है डिवाइड बाय बेस में जो रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैंने केवल बेस करंट कैलकुलेट किया, आप चाहे तो कलेक्टर करंट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कलेक्टर करंट होगा आईसी इक्वल टू बीटा टाइम्स आईबी, और जो ओरिजिनली पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा, अभी तक हमने इनपुट नहीं लगाया, आपके आउटपुट रेजिस्टेंस यानी आरसी के क्रॉस, तो उसको भी आप लिख सकते हैं चाहे तो आईसी इंटू आरसी, ये आपका ओरिजिनली पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा अक्रॉस द आउटपुट रेजिस्टेंस। ओके, अब क्या होगा जब आप इनपुट वोल्टेज लगाते हैं बेस साइड में, तो बेस साइड की ईएमएफ चेंज होती है, ये वैल्यू चेंज होती है। कितने से चेंज होती है? वी से। अगर ये वैल्यू चेंज होगी तो बेस करंट में चेंज आएगा। बेस करंट में कितना चेंज आएगा? मैं बोल सकता हूँ कि बेस करंट में जो चेंज आएगा दैट विल बी सेम एज, देखो ये इक्वेशन था हमारा, आई बी इक्वल टू वी बी बाई आर बी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेस करंट का जो चेंज होगा वो होगा बेस ईएमएफ का चेंज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। बेस ईएमएफ में चेंज कितना है? जो आपने इनपुट वोल्टेज लगाया है ना, क्योंकि इनपुट वोल्टेज आपने यहाँ पे सीरीज में लगा दिया है, तो अब जो आपकी ईएमएफ हो गई है वीबी प्लस वी आई। जो वी आई है वो चेंज है, इसीलिए डेल्टा वीबी की जगह मैंने वी आई लिखा। यहां से आपने बेस करंट में चेंज कैलकुलेट कर ली। जैसे मैं बोल रहा था, अगर बेस करंट में चेंज आपने कैलकुलेट कर लिया तो कलेक्टर करंट में आप चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कलेक्टर करंट इज बीटा टाइम्स आईबी, यानी चेंज इन कलेक्टर करंट इज बीटा टाइम्स चेंज इन बेस करंट। चेंज इन बेस करंट आप ऊपर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू डाल दीजिए, जो चेंज इन कलेक्टर करंट आ जाएगा बीटा वी आई बाय आर। अब मैं आउटपुट वोल्टेज लिख रहा हूँ, केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। आई नो जब इनपुट पॉजिटिव होगा उस टाइम पे आउटपुट नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे मैं केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। तो आउटपुट वोल्टेज क्या है? मैंने बोला था आरसी जो आपका रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज। तो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज क्या होगा? करंट का चेंज मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। करंट का चेंज आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कलेक्टर करंट का चेंज बीटा वी आई बाय आरबी, मल्टीप्लाई कर दो आरसी से। तो ये आउटपुट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड यहाँ पे आ गया, यानी कि आप आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज ये रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है एवी या फिर वोल्टेज गेन। और देखो वोल्टेज गेन की वैल्यू आ रही है बीटा इंटू आरसी बाय आरबी। यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि बीटा जो है, मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर जो फिजिकल डायग्राम था उसमें मैंने आपको बताया था ज्यादातर चार्ज कैरियर्स एमिटर से जाके कलेक्टर में निकल जाते हैं, बहुत कम चार्ज कैरियर्स बेस से एस्केप करते हैं। इसी वजह से बीटा की वैल्यू जो है 20 से 100 के बीच में आती है, इसी वजह से बीटा जो है इतना लार्ज वैल्यू होता है। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बीटा लार्ज वैल्यू होती है, उसी की वजह से वो एक क्रिटिकल फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे एम्पलीफिकेशन आने के लिए। ठीक है, एम्पलीफिकेशन में एक फैक्टर बीटा का है। तो जो फिजिकल डायग्राम है ना, जो फिजिकल डिजाइन है, वो इसीलिए बनाया गया ताकि वो एम्पलीफिकेशन अच्छे से कर सके। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि एक्चुअली दो फैक्टर्स है वोल्टेज गेन में। एक तो आपका करंट गेन, बीटा को मैं बोल रहा हूँ करंट गेन, ट्रांजिस्टर करंट गेन। जब भी हम बोलते हैं करंट गेन, हमारा मतलब होता है आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। तो आउटपुट यहाँ पे कलेक्टर की साइड है, इनपुट बेस की साइड है। तो करंट गेन से हमारा क्या मतलब होता है? आउटपुट करंट डिवाइड बाय बेस करंट। और यहाँ पे क्योंकि हम हमारे एक्चुअली आउटपुट और इनपुट क्या है? चेंज इन द वैल्यूज। तो चेंज इन कलेक्टर करंट बाय चेंज इन बेस करंट, जो कि हमारा बीटा है। तो इसी को मैं करंट गेन बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय ये रेजिस्टेंसेस का रेशियो। ये रेजिस्टेंसेस में भी क्योंकि आपका आरसी आउटपुट साइड पे है ना, तो जनरली उसको बोल देते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस।
RB इनपुट साइड पे था, इसको बोलते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है इसमें RC को आउटपुट रेजिस्टेंस बोल देते हैं, RB को इनपुट रेजिस्टेंस बोल देते हैं। तो वोल्टेज गेन की इक्वेशन में दो फैक्टर्स एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक तो आपका करंट गेन बीटा और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस। ओके, ये देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है कि एम्प्लीफिकेशन इज ड्यू टू टू फैक्टर्स, एक तो बीटा की वजह से जो कि आपका करंट गेन है, और दूसरा आउटपुट बाय इनपुट रेजिस्टेंस के रेशियो के बीच। कभी कभी हमसे पावर गेन के बारे में पूछ लेते हैं, तो पावर गेन कैलकुलेट करना सिंपल है। पावर गेन में होगा आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। पावर आपका होता है करंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, आई इनटू वी। यहाँ पे दोनों चेंज लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सिग्नल है वो बेस में चेंज है, बेस ईएमएफ में जो चेंज आ रहा है वो आपका सिग्नल है। ऐसे करंट में भी हम चेंज ले रहे होंगे। तो आउटपुट पावर हम बोलेंगे आउटपुट वोल्टेज, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज था आरसी के अक्रॉस, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन आउटपुट करंट। और इनपुट पावर में ले लेंगे इनपुट वोल्टेज इनटू चेंज इन बेस करंट। अब यहाँ पे VO बाय VI, ये तो आपका वोल्टेज गेन हो गया, इसकी वैल्यू तो हम लिख सकते हैं AV। ठीक है, वोल्टेज गेन को AV लिख देते हैं। डेल्टा IC बाय डेल्टा IB, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, ये तो आपका करंट गेन ही है ना। तो इस करंट गेन को मैं लिख देता हूँ बीटा। यानी कि पावर गेन को कैसे लिख सकते हैं, पावर गेन इज इक्वल टू करंट गेन मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। और क्योंकि आपका वोल्टेज गेन की वैल्यू AV की वैल्यू हमने डिराइव की थी बीटा इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस, तो आप देख सकते हैं पावर गेन में बीटा स्क्वायर इनटू आउटपुट बाय इनपुट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है, हमें ये रेशियो है बीटा माइनस अल्फा बाय अल्फा बीटा, ये रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो, इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो क्या है ना, क्योंकि अल्फा की वैल्यू गिवन है तो मैं बीटा कैलकुलेट कर लूं। मुझे अल्फा और बीटा में रिलेशन पता है, आप लोगों को याद होगा बीटा की वैल्यू अगर आप अल्फा के टर्म्स में लिखना चाहें, बीटा कैन बी रिटन एज अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। तो बीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें, अल्फा की वैल्यू गिवन है, दोनों की वैल्यूज इस रेशियो में सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, इस रेशियो को मैं बोल देता हूँ लेट्स से x, इस रेशियो में दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर। लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक ऑल्टरनेट तरीका करूंगा, दोनों की डेफिनेशन को यूज करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल चीज यूज करते हैं। अल्फा की डेफिनेशन है कलेक्टर करंट बाय एमिटर करंट, बीटा की डेफिनेशन है कलेक्टर करंट बाय बेस करंट। ये दोनों वैल्यूज रखते हैं अपने रेशियो में। तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए बीटा माइनस अल्फा है ना ऊपर, तो ऊपर आपका जाएगा IC डिवाइड बाय IB माइनस IC बाय IE, दिस होल थिंग डिवाइड बाय, नीचे अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा आपका हो गया IC स्क्वायर बाय, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे IE इंटू IB। अब आप देखेंगे ऊपर अगर एलसीएम ले लें तो आपके पास आ जाएगा IC इंटू IE माइनस IC डिवाइड बाय, लेट मी राइट इट हियर, इसको थोड़ा नीचे ही लिख देते हैं। तो ऊपर अगर आप एलसीएम ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, IC इंटू IE माइनस IB बाय IBIE डिवाइड बाय IC स्क्वायर बाय IBIE। कॉमन फैक्टर्स कैंसिल करो, देखो IBIE ये सब कैंसिल हो गए, एक IC भी कैंसिल हो गया, और आपके पास बच गया यहाँ पे x की वैल्यू में IE माइनस IB डिवाइड बाय IC। आई होप आप में से कुछ लोग रियलाइज कर चुके होंगे कि ये वैल्यू 1 है ना, क्योंकि अपन लोग जानते हैं IE IB IC इन तीनों करंट्स में रिलेशन क्या होता है हम लोगों को पता है, एमिटर करंट होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, यानी कि एमिटर करंट माइनस बेस करंट आपका कलेक्टर करंट के इक्वल आता है। मतलब ये जो रेशियो है ये आपका IC बाय IC है, व्हिच मींस द आंसर शुड बी 1। ठीक है, तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। और इनफैक्ट एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, ये थोड़ा सा मैंने लॉन्गर वे ले लिया जस्ट फंडामेंटल्स को यूज करने के लिए।
आप में से कुछ लोगों को बीटा और अल्फा की डेफिनेशन अगर याद है तो डायरेक्टली उससे भी कर सकते हैं। लेट मी ट्राई टू डू इट इन स्लाइटली शॉर्टर वे। देखो, एमिटर करंट आपका होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। जो रेशियो आपको निकालना है वो है बीटा माइनस अल्फा बाय अल्फा बीटा। यहाँ पे देखो, बीटा बाय अल्फा बीटा लिख देंगे इसको, माइनस अल्फा बाय अल्फा बीटा। दैट मीन्स यू वांट टू कैलकुलेट 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय। अब ये जो करंट्स वाली इक्वेशन है इसमें दोनों साइड आप कलेक्टर करंट से डिवाइड करिए, ये आ जाएगा। आप देखेंगे आई ई बाय आई सी जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है वो तो 1 बाय अल्फा है। आई बी बाय आई सी 1 बाय बीटा है। देखिए यहाँ से 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा, ये तो 1 है और यही आपका x है। तो जो गिवन रेशियो है डेफिनेटली उसकी वैल्यू 1 ही आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट अब की बार एक कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है, ठीक है। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में इसने बोला है कि करंट गेन की वैल्यू 0.98 है, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन में फिर मैंने लिख भी दिया है 0.98 है, तो आप शायद गेस भी कर सकते होंगे 0.98 है तो कौन सा रेशियो होगा। ऑब्वियसली अल्फा होगा, अल्फा ही होता है जो कि 1 के आसपास होता है बट 1 से थोड़ा सा कम। सो दैट इज अल्फा विच इज कलेक्टर करंट बाय एमिटर करंट। और देखो ये इसको करंट गेन बोल रहा है। करंट गेन क्या होता है, कभी भी आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, यानी आपका कलेक्टर जो है ना वो आउटपुट साइड पे है, एमिटर इनपुट साइड पे। तो इससे पहले मैं आगे क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखूं, आप लोग जो है चाहे तो इसके सर्किट इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। कॉमन बेस है ना, तो कलेक्टर हमने आउटपुट साइड रखा है, एमिटर जो है इनपुट साइड रखा हुआ है और बेस कॉमन है। तो आप बायसिंग भी कर सकते हैं। अब पहले भी हम कॉमन बेस की बायसिंग डिस्कस कर चुके हैं तो आप वहां से डायरेक्टली देख भी सकते हैं, लेकिन बेस एमिटर क्योंकि फॉरवर्ड बायस होना चाहिए तो बेस हायर पे है, बेस कलेक्टर रिवर्स बायस होना चाहिए तो कलेक्टर हायर पे आएगा। इस तरह से बायसिंग। तो इधर आपका इनपुट लिया होगा इस केस में और राइट हैंड साइड पे आपका आउटपुट लिया होगा। तभी करंट गेन में आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट जब दिया है आपको तो IC बाय IE दिया है, ठीक है। आउटपुट साइड पे कलेक्टर, इनपुट साइड पे एमिटर। ओके, अब एक्चुअली हमें इस डायग्राम की जरूरत नहीं थी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये भी गिवन है कि एमिटर करंट में जो चेंज है, जब भी आप इनपुट साइड में कुछ वोल्टेज लगाएंगे तो एमिटर करंट में कुछ चेंज हो रहा होगा। एमिटर करंट का चेंज है 5 मिली एम्पियर। आपसे पूछा हुआ है कलेक्टर करंट का चेंज और बेस करंट का चेंज कितना होगा। तो काफी सिंपल है क्योंकि अल्फा की वैल्यू दी हुई है 0.98, एमिटर करंट की वैल्यू, एमिटर करंट के चेंज की वैल्यू दी हुई है 5 मिली एम्पियर। तो पहले कलेक्टर करंट में चेंज कितना आएगा, बहुत सिंपल है भाई, क्योंकि हम जानते हैं कलेक्टर करंट बाय एमिटर करंट ये रेशियो तो अल्फा होता है, यानी चेंज इन कलेक्टर करंट होगा अल्फा इंटू चेंज इन एमिटर करंट। वैल्यूज डाल दो, क्या जाएगा 0.98 इंटू 5 मिली एम्पियर विच यू कैन सी इज 4.9 मिली एम्पियर। अब बेस करंट का चेंज निकालना चाहते हैं तो या तो आप बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर ज्यादा आसान तरीका ये है कि हम जानते हैं एमिटर करंट इज सेम एज बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, यानी चेंज इन एमिटर करंट इज सेम एज चेंज इन बेस करंट प्लस चेंज इन कलेक्टर करंट। अब वैल्यूज डाल दो। चेंज इन एमिटर करंट आपको गिवन है 5, चेंज इन बेस करंट निकालना चाहते हो और चेंज इन कलेक्टर करंट तुमने निकाल लिया 4.9 मिली एम्पियर। तो यहाँ से चेंज इन बेस करंट कितना आ जाएगा, 5 माइनस 4.9, दैट विल बी 0.1 मिली एम्पियर। ठीक है, ये आपके तीनों वैल्यूज आंसर हो जाएंगे। सॉरी, दो वैल्यूज, डेल्टा आई ई तो आपको ऑलरेडी गिवन। बाय द वे, इसमें एक क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन इसमें अगर आपसे पूछते हैं कि बीटा की वैल्यू क्या होगी इस ट्रांजिस्टर के लिए, तो वो आप निकाल सकते थे। बीटा इज अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, सो यू नो दैट विल बी सेम एज 0.98 बाय 0.02, ठीक है। अल्फा की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं विच इज 98 बाय 2, तो आप देख सकते हैं बीटा यहाँ पे 49 आ रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट अब की बार एक ट्रांजिस्टर है, देखिए कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आपको आउटपुट साइड पे जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है
ये गिवन है 800 ohms और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस 0.5 वोल्ट्स और उसमें नोटिस करो पोलैरिटी भी आपको दी हुई है, जो कि हम वैसे ही एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कलेक्टर में जो करंट है वो इस तरीके से, कलेक्टर करंट जो है कलेक्टर टर्मिनल में एंटर कर रहा होता है, तो इस रेजिस्टेंस में करंट ऊपर की तरफ होता है, यानी कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट आएगा ना, यानी कि नीचे वाला जो टर्मिनल है उसका पोटेंशियल हाई होगा, ऊपर वाले टर्मिनल का पोटेंशियल लो। थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था। इन एनी केस ये बैटरी भी आपको गिवन है 8 वोल्ट्स। आपको बताना है अगर अल्फा की वैल्यू है 0.96 तो बेस करंट यहाँ पे कितना आएगा, IB। ओके, तो बेस करंट की वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, कलेक्टर करंट निकाल लेते हैं। ठीक है, ये जो कलेक्टर करंट है IC वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल गिवन है, ये रेजिस्टेंस भी गिवन है, तो ओम्स लॉ लगा लोगे। ओम्स लॉ से आप क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 इक्वल टू I इंटू आर, तो कलेक्टर करंट इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपका 800। यहाँ से देखो कलेक्टर करंट की वैल्यू आ जाएगी, वो होगी 0.5 डिवाइड बाय 800 एम्पियर, या फिर इसको लिख सकते हैं 5/8 मिली एम्पियर। कलेक्टर करंट आ गया। अच्छा, अगर कलेक्टर करंट आ गया, अल्फा गिवन है, तो मैं बीटा निकाल लेता हूँ। बीटा की वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू होगी अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, यानी ये आ जाएगा आपका 0.96 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.96 तो 96, सॉरी नीचे आ जाएगा 0.04, तो 96/4 आई बिलीव दैट इज 24, तो बीटा इज 24। बीटा अगर 24 हो गया तो अब बेस करंट आप निकाल सकते हैं, क्योंकि बेस करंट के लिए आप बोलेंगे इक्वेशन होगा कलेक्टर बाय बेस करंट का रेशियो इज बीटा, दैट मींस बेस करंट इज कलेक्टर करंट डिवाइड बाय बीटा। अब कलेक्टर करंट आपने ऊपर निकाला था 5/8 मिली एम्पियर, तो जाएगा 5/8 मिली एम्पियर डिवाइड बाय 24, सो दिस इज इन मिली एम्पियर। इसको आप चाहे तो माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। So what I'll do is, okay, let me create space here. I can say this is same as 5/8 into 24 into 1000 microampere। ठीक है, तो अब चाहो तो कुछ कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे ये हो जाएगा 250, ये आ जाएगा 2, इसको और कैंसिल कर देते हैं 125, 5 into 125 I want to say 625, so this will be 625 divided by 24 माइक्रो एम्पियर्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, आप चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं। आपको दिया हुआ है कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम यूज कर रहे हैं एज अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर विद लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस मतलब आउटपुट, लोड मतलब आउटपुट साइड पे इज 1 किलो। सिग्नल वोल्टेज यानी इनपुट वोल्टेज आपको गिवन है 10 मिली वोल्ट, वो बेस एमिटर साइड पे है एज यूजुअल। जब आपने सिग्नल वोल्टेज लगाया तो कलेक्टर करंट में जो चेंज हुआ वो आपको गिवन है 3 मिली एम्पियर, बेस करंट में जो चेंज हुआ वो भी आपको गिवन है 15 माइक्रो एम्पियर। आपको बताना है कि इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रही होगी, इनपुट साइड पे बेस साइड पे जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या रही होगी, और वोल्टेज गेन आपका कितना रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा है, पहले इनपुट रेजिस्टेंस की बात करते हैं कैसे निकालें। देखो, अपने को पता है कि, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस क्विकली, इस तरीके से इनपुट साइड और ये हमारा हो गया आउटपुट साइड। अपने को क्या पता है कि जब आप इनपुट साइड पे ये सिग्नल लगाते हैं तो इनपुट करंट जो बेस करंट है उसके अंदर चेंज आ जाता है, और बेस करंट में चेंज कितना आता है, बेस करंट आपका होता है बेस ईएमएफ डिवाइड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। तो चेंज क्या होगा, बेस ईएमएफ में जो चेंज आपने दिया है डिवाइड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस इस बार मैं RI बोल रहा हूँ, ये आपका RI है, और ये डेटा आपको गिवन है देखो, क्योंकि ठीक है ये आपका हो गया इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। देखिए आपको गिवन है कि इनपुट वोल्टेज का वैल्यू है 10 मिली वोल्ट,
और बेस करंट में जो चेंज है वो है 15 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ से RI आ जाएगा, वैल्यूज डाल दीजिए। हम बोलेंगे डेल्टा IB इज 15 माइक्रो एम्पियर, इनपुट वोल्टेज वाज 10 मिलीवोल्ट्स, दिस डिवाइड बाय RI। देखो यहाँ से RI आपका आ गया 10/15 इंटू 1000, 2/3 इंटू 1000, सो किलो ओम्स। ये तो हो गया ओम्स में। अगर किलो ओम्स हम लिखना चाहें तो 0.67 किलो ओम्स अप्रोक्सीमेटली, 0.66 किलो ओम्स आएगा। इनपुट रेजिस्टेंस आ गया। आउटपुट साइड पे अब अच्छा, इसके साथ साथ हमसे वोल्टेज गेन भी पूछा हुआ है और आउटपुट रेजिस्टेंस ऑलरेडी गिवन। तो अब तो काम हो गया आपका, है ना, क्योंकि हम जानते हैं वोल्टेज गेन क्या होता है, करंट गेन मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस। करंट गेन होता है आपका आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, यानी कि चेंज इन कलेक्टर करंट बाय चेंज इन बेस करंट, दिस मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस। तो अब ये वैल्यूज डाल दीजिए। कलेक्टर करंट में चेंज आपको गिवन है 3 मिली एम्पियर, बेस करंट में चेंज गिवन है 15 माइक्रो एम्पियर। तो पहले तो फर्स्ट टर्म जो आपका वो हो गया 3 मिली एम्पियर बाय 15 माइक्रो एम्पियर। आउटपुट रेजिस्टेंस आपको गिवन है 1 किलो ओम। इनपुट रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया 0.67 या फिर 2/3 किलो ओम। तो इसको मैं लिख देता हूँ 1 डिवाइड बाय 2/3 किलो ओम, तो कैंसिल हो जाएगा। सो लेट मी सी, तो इधर बचा 1000/5, दैट इज 200 into 3/2, which means this will be 300 ohms. Sorry, not 300 ohms, I mean just 300. ठीक है, voltage gain is just a number, so voltage gain की वैल्यू आपके पास आ रही होगी 300 यहाँ। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। काफी बेसिक जो हमने फॉर्मूले डिराइव किए थे डायरेक्टली उनका एप्लीकेशन है। नेक्स्ट देखो, अब की बार आपसे फिर से बोला गया है कि कॉमन एम्पलीफायर एम्पलीफायर है एनपीएन ट्रांजिस्टर। फेज डिफरेंस क्या होगा इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में। तो ये मैं थ्योरी में आपको पहले ही बता चुका हूं, आपको याद होगा, हमने लिखा भी था ऊपर नोट्स में। तो यहाँ पे हमने नोट भी किया हुआ है, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस है 180 डिग्री। मैंने आपको ये एक्सप्लेन भी करके दिखाया था कि फेज डिफरेंस 180 डिग्री हम कैसे ले रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड में रेफरेंस लेते हैं नीचे वाला टर्मिनल। तो इनपुट में अगर ऊपर वाला टर्मिनल हायर होता है, हायर पोटेंशियल पे होता है, तो आउटपुट में ऊपर वाला टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे होता है। तो आउटपुट साइड में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो नेगेटिव आ जाएगा उस टाइम पे जब इनपुट साइड पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है। तो इसीलिए फेज डिफरेंस 180 डिग्री होता है। ओके, अब दोस्तों ट्रांजिस्टर में अपने को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस करना है, 3 मोड्स। ठीक है, अभी तक हम हमेशा ट्रांजिस्टर को नॉर्मल मोड में ऑपरेट कराते आ रहे थे। नॉर्मल मोड का मतलब बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस्ड। एक्चुअली ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए 3 मोड्स पॉसिबल हैं। वो 3 मोड्स कौन कौन से हैं? एक जो नॉर्मल मोड है उसको टेक्निकली बोला जाता है एक्टिव मोड। ठीक है, तो आगे से आप याद रखेंगे ये एक्टिव मोड, जिसमें बेस एमिटर फॉरवर्ड बायस है, बेस कलेक्टर जो है वो रिवर्स बायस्ड। एक्टिव मोड कब यूज होता है? जबकि जो कि मेजर यूज है ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर में। जब आप एम्पलीफिकेशन करते हैं तो ट्रांजिस्टर को हम यूज करते हैं एक्टिव मोड में। अब नेक्स्ट चीज मैं बोल रहा हूँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट वैसे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्कोप को हम देखें ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्कोप को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा डिजिटल। तो एनालॉग में क्या होता है, हमें वेवफॉर्म एक्चुअली देखनी होती है कि आउटपुट की वेवफॉर्म एग्जैक्टली क्या आ रही है। डिजिटल में क्या है, हमें केवल 0-1 से मतलब है, यानी कि लो या हाई, लो या हाई। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्टिव मोड यूज होता है ट्रांजिस्टर का, जबकि डिजिटल में जहां पे आपको केवल 0-1 से हाई लो से मतलब है, वहां पे बाकी दोनों मोड्स यूज होने वाले, जो नेक्स्ट 2 और 3 में लिखने वाला हूं। अगर आपको ये एनालॉग और डिजिटल लॉजिक नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा, सेकंड है आपका सैचुरेशन। सैचुरेशन मोड। तो सैचुरेशन मोड क्या है कि दोनों जो जंक्शन है आपके, दोनों के दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाए, यानी बेस एमिटर भी फॉरवर्ड बायस हो जाए और बेस कलेक्टर भी फॉरवर्ड बायस हो जाए।
सिंपल सा याद रखिए, जब भी ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है ना, सिंपल से याद रखिए कि वो ऑन हो गया है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ऑन से मेरा क्या मतलब है। यहाँ पे कट ऑफ, कट ऑफ में दोनों जंक्शंस आपके रिवर्स बायस हैं। अभी तक आप गेस कर चुके होंगे, कट ऑफ में ये ऑफ की तरह काम करें। तो ये जो सैचुरेशन और कट ऑफ मोड है, ये डिजिटल लॉजिक में यूज होते हैं ट्रांजिस्टर को एक स्विच की तरह ऑपरेट करने के लिए। यानी ट्रांजिस्टर को हम ऐसे स्विच की तरह ऑपरेट करते हैं जो डिपेंडिंग अपॉन योर इनपुट, आपका इनपुट वोल्टेज क्या है, कभी ऑन हो जाए या कभी ऑफ हो जाए। ऑन से मतलब हमारा ट्रांजिस्टर में से करंट कंडक्ट करे। ठीक है, ऑन से हमारा मतलब है ट्रांजिस्टर में से करंट पास कर रहा है, और ऑफ से हमारा मतलब है कि ट्रांजिस्टर में से करंट पास नहीं कर रहा। तो मैं आपको एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूं, कैसे इन दोनों मोड्स को हम यूज करते हैं। देखिए, ठीक है, तो ये क्योंकि डिजिटल लॉजिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे केवल हाई लो या फिर 0 1 के टर्म्स में बात करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो आप देखिए, एमीटर नीचे हमने ग्राउंड किया हुआ है, ऊपर कलेक्टर को मैंने एक हाई पोटेंशियल से कनेक्ट किया हुआ है, और अब इधर बेस पे हमारा इनपुट है। अब सोच के देखो क्या होगा अगर बेस पे जो इनपुट है, और जनरली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी दिखा देते हैं, एक रेजिस्टेंस और दिखा देते हैं आपको। चलो, बेस पे मान लो मैंने लो पोटेंशियल लगाया, यानी 0 लगा दिया। तो अगर मैंने बेस पे लो पोटेंशियल लगा दी तो क्या होगा? तो ये ट्रांजिस्टर कैसे मोड में आएगा, जरा देखिए। अगर देखो तुमने बेस पे 0 लगा दिया, एमीटर ऑलरेडी 0 पे है, तो डेफिनेटली बेस एमीटर जंक्शन जो है तुम्हारा, वो फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, रिवर्स बायस होगा। ऐसे ही बेस तुम्हारा पी साइड है, ठीक है, कलेक्टर एन साइड है, लेकिन कलेक्टर हाई पे कनेक्टेड है, तो यानी कि तुम्हारा बेस कलेक्टर जंक्शन जो है ये भी रिवर्स बायस हो जाएगा। इसका मतलब इस केस में ट्रांजिस्टर आपका कट ऑफ मोड में होगा, एंड इट विल एक्ट एज एन ऑफ स्विच। ठीक है, ऑफ स्विच की तरह काम करने वाला है, एक स्विच जो कि ऑफ पोजीशन में है। तो उससे हमारा क्या मतलब है कि ऊपर जो आपकी ये सप्लाई है, जहां से आपने वी हाई कनेक्ट कर रखा है, मान लीजिए किसी बैटरी से, तो वहां से नीचे करंट फ्लो नहीं करने वाला। ये जो ट्रांजिस्टर है ना, ये एक तरह से करंट फ्लो को रोक रहा है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे करंट फ्लो नहीं कर सकता, उसने करंट के कंडक्शन को कट ऑफ कर दिया। दूसरा केस देखो अब, सैचुरेशन वाला, जब ट्रांजिस्टर ऑन होगा, फिर से सेम सिचुएशन हम ले रहे हैं, एमीटर को हमने कर दिया ग्राउंड, कलेक्टर को कनेक्ट कर दिया एक हाई पोटेंशियल से, इस साइड पे आपका बेस है, वहां पे हम इनपुट लगा रहे हैं। अब बेस पे मैंने हाई पोटेंशियल लगा दी, यानी 1। ठीक है, तो पहली बात, बेस आपका हाई हो गया, एमीटर ग्राउंडेड है लोअर पे, यानी बेस एमीटर जंक्शन आपका हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। बेस कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपकी हाई की वैल्यू क्या है। तो ये जो हाई वोल्टेज है, हम ऊपर कलेक्टर की जो हाई वोल्टेज है उससे ज्यादा अगर रख लेंगे, तो बेस का पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा पी साइड का, कलेक्टर एन साइड का पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे जो हाई वोल्टेज है वो हम ज्यादा लगा दें, तो बेस कलेक्टर भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगी। ठीक है, तो आपको वैल्यूज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम वैल्यूज ऐसी मेंटेन रखेंगे कि ये फॉरवर्ड बायस हो जाए। तो अगर ये भी अब फॉरवर्ड बायस हो गया, तो अब जो है फॉरवर्ड बायस डायोड से उनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, तो अब जो है ऊपर से लेके नीचे तक एक कंडक्टिंग पाथ बन जाएगा। ठीक है, कलेक्टर बेस जंक्शन एक फॉरवर्ड बायस डायोड हो गया यहाँ पे, सो दैट इज लाइक अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। ऐसे ही बेस एमीटर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस डायोड हो गया, वो भी स्मॉल रेजिस्टेंस है। तो ऑलमोस्ट एक तरह से हम बोल सकते हैं विदाउट, मतलब बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस वाला एक पाथ आपका क्रिएट हो गया, यानी ऊपर से लेके नीचे तक कंडक्शन हो रहा है। इस केस में आपका ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेशन स्टेट में है, क्योंकि दोनों जंक्शंस आपके फॉरवर्ड बायस में, और ये आपका एक ऑन स्विच की तरह काम करे। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है। ये ट्रांजिस्टर में डिजिटल लॉजिक में जब भी आपको देखना है कि ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा है नहीं करना है, आपको बस इतना देखना है
कि बेस पे जो कंट्रोलिंग वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज आप लगा रहे हैं वो हाई है, 1 है, या लो है, 0। अगर बेस पे आपने लगाया हाई वोल्टेज या फिर 1 लगाया यहाँ पे, तो ट्रांजिस्टर आपका ऑन होगा। ऑन होगा मतलब ऊपर से नीचे तक कंडक्ट करेगा। अगर बेस पे आपने लगाया लो वोल्टेज या फिर 0, तो ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ होगा। ऑफ होगा मतलब ऊपर से लेके नीचे तक करंट फ्लो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बस इतना लॉजिक समझिए, इससे आपका काम हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूं। यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें दो डायग्राम्स आपको गिवन है। यहाँ पे आपको देखिए दो ट्रांजिस्टर्स हैं, दोनों डायग्राम्स। पहले फर्स्ट डायग्राम अगर हम देखें तो एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे, फिर दूसरा ट्रांजिस्टर यहाँ पे, दो इनपुट्स हैं आपके ए एंड बी, और आउटपुट इधर लिया गया है। ऐसे सेकंड डायग्राम में देखिए एक ट्रांजिस्टर पहले ग्राउंडेड है, दूसरा ट्रांजिस्टर वो अलग से ग्राउंडेड है। तो इनपुट्स है आपके, दूसरी साइड आउटपुट। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो सर्किट्स हैं ये किस टाइप के लॉजिक गेट्स की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो ये जो सर्किट्स है ना, ये कुछ लॉजिक गेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप। तो किस टाइप का लॉजिक गेट ये होगा, ये आपसे पूछा गया। अगर आपको लॉजिक गेट के बारे में नहीं पता है तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, उससे लॉजिक गेट्स पता लग जाएंगे। लेकिन assuming that you know about logic gates and or not NAND nor ये सब आपको पता है अगर, तो अब हम डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट है वो किस टाइप के लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट कर रहा हो। देखो ऐसे सोचो, फर्स्ट वाले सर्किट में ऐसे एनालाइज करने की कोशिश करिए। तो पहले सिर्फ फर्स्ट के ऊपर फोकस करते हैं। ये सोचो आउटपुट हमारा 0 कब होगा। ठीक है, फर्स्ट सर्किट में आउटपुट 0 कब होगा। आउटपुट 0 तब होगा जबकि ये जो आउटपुट है ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए ग्राउंड से, यानी आउटपुट से लेके ग्राउंड तक एक लो रेजिस्टेंस पाथ हो जाए। ठीक है, लो रेजिस्टेंस में यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप नेग्लिजिबल होगा। तो अगर आउटपुट जो है डायरेक्टली हमारा कनेक्ट हो जाए किसी तरीके से ग्राउंड से, तो हमारा आउटपुट 0 आने वाला है। और अब आप तुम समझ गए होगे कि ये होने के लिए आपका फर्स्ट ट्रांजिस्टर भी ऑन होना चाहिए, सेकेंड वाला भी ऑन होना चाहिए। फर्स्ट ट्रांजिस्टर अगर ऑन होना चाहिए तो ए की वैल्यू आनी चाहिए 1, बी की वैल्यू भी आनी चाहिए 1, तभी ये दोनों ऑन होंगे। जब ए और बी दोनों 1 है, यानी हमारे दोनों इनपुट्स हाई है, उस टाइम पे आपका आउटपुट जो है 0 आ रहा है। ठीक है, जब ए और बी दोनों आपके हाई है या 1 है, उसी टाइम पे आपका आउटपुट जो है लो या फिर 0 आ रहा है। उसके अलावा बाकी सारे केसेस में आपका आउटपुट जो है 1 आने वाला है। ठीक है, तो पहले इसको मैं नीचे लिख देता हूं। ए बी आउटपुट अगर आप लिखना चाहें तो जब आपके दोनों इनपुट्स 1 होंगे ना, तो आउटपुट आपका 0 आएगा। किसी भी और केस में आपका आउटपुट हाई आने वाला है। इसका रीजन बहुत सिंपल सा है, वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पे। कोई और केस अगर आप देखें, इन दोनों में से कोई सा भी ट्रांजिस्टर अगर ऑफ हो गया, मान लो ये वाला ऑफ है, नीचे वाला ऑन है, तो ऊपर से यहीं पे करंट कंडक्ट करना बंद कर जाएगा। यानी कि कोई ऊपर से करंट फ्लो कर ही नहीं रहा। अगर कोई करंट फ्लो कर ही नहीं रहा तो इस रेजिस्टर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, यानी कि आउटपुट आपका डायरेक्टली वी हाई से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो आपका इनमें से अगर ए 0 हो गया, बी 1 हो गया, यानी ऊपर वाला ट्रांजिस्टर ऑफ है, नीचे वाला ऑन है, तो आप देख सकते हैं आउटपुट 1 आ रहा है। इनफैक्ट कोई सा भी ट्रांजिस्टर आप ऑफ कर दोगे तो आउटपुट आपका 1 ही आएगा, क्योंकि नीचे आउटपुट को 0 होने के लिए हमें ये पूरा कंडक्टिंग पाथ चाहिए। उसके लिए दोनों ट्रांजिस्टर्स को ऑन होना जरूरी है। अगर आपने ये फर्स्ट वाले ट्रांजिस्टर को ऑन कर दिया लेकिन सेकंड वाले को ऑफ कर दिया, तो फिर से यहाँ पे करंट कंडक्शन रुक जाएगा। तो करंट यहाँ पे नीचे कोई फ्लो कर ही नहीं रहा, तो फिर से आपका आउटपुट जो है बी हाई से कनेक्ट हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जब दोनों इनपुट्स आपके 1 1 है, दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑन है, सिर्फ उस केस में आउटपुट से लेके ग्राउंड तक एक कंडक्टिंग पाथ आने वाला है। यानी सिर्फ उस केस में आउटपुट की वैल्यू 0 आने वाली है, उसके अलावा हमेशा 1 आएगी। तो बाकी पॉसिबिलिटीज अगर मैं लिखूँ ना, 1 0 में 1 आएगा, 0 1 में 1 आएगा, और 0 0 में भी 1 आएगा। आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे ये बिहेवियर कौन से लॉजिक गेट का होता है।
ये बिहेवियर है नैंड गेट का, यानी एंड को नॉट कर दिया जाए तो ये नैंड गेट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले सर्किट में देखते हैं। अब यहाँ पे सोचते हैं कि आपका आउटपुट जीरो कैसे हो सकता है। अगेन आउटपुट जीरो होने के लिए हमारा कंडीशन क्या है, आउटपुट और ग्राउंड के बीच में एक लो रेजिस्टेंस पाथ या डायरेक्ट पाथ आ जाना चाहिए। तो कैसे आ सकता है, या तो आउटपुट से डायरेक्टली पाथ इधर से आ जाए, ठीक है, या तो ये पाथ हो जाए कनेक्ट तो जीरो हो जाएगा आउटपुट, या फिर, और मैं बोल रहा हूं, या फिर आपका इधर से पाथ कनेक्ट हो जाए तो भी आउटपुट जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इनमें से कोई भी एक ट्रांजिस्टर आपने ऑन कर दिया ना, मान लो आपने ए को ऑन कर दिया, या ए के साथ जो ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है उसको ऑन कर दिया, मतलब ए वन ले लिया, बी को आपने जीरो रखा, तो ये वाला ट्रांजिस्टर आपका ऑन है, दूसरा वाला ट्रांजिस्टर आपका ऑफ है। लेकिन जैसे ही एक ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, आउटपुट से ग्राउंड तक एक कंडक्टिंग पाथ तो आ ही जाएगा, यानी आउटपुट जो है ग्राउंड से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो मतलब हम क्या लेंगे, जब भी कोई भी ट्रांजिस्टर ऑन है, यानी दोनों इनपुट्स में से कोई सा भी वन है, या फिर दोनों भी अगर वन है तो भी, तो ए और बी में से कोई सा भी अगर वन है, या फिर ए और बी अगर दोनों वन है, तो आउटपुट और ग्राउंड के बीच में कंडक्टिंग पाथ आएगा, यानी आउटपुट की वैल्यू जीरो आएगी। हाँ, लेकिन अगर ए और बी दोनों की वैल्यू जीरो है, यानी दोनों ट्रांजिस्टर्स मेरे ऑफ है, तब आपका आउटपुट वन आने वाला है, हाई वोल्टेज आने वाला है। वो भी आप देख लीजिए, मान लो मैंने ए और बी दोनों को जीरो ले लिया, तो मेरे दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑफ हो गए। अगर दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑफ हो गए तो नीचे करंट फ्लो नहीं कर सकता, यानी इस रेजिस्टेंस में भी कोई करंट नहीं होगा, ठीक है, नीचे कोई करंट के लिए पाथ है ही नहीं। तो इसका मतलब अब की बार आपका आउटपुट जो है वो डायरेक्टली वी हाई से कनेक्ट हो गया, और आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी वन, ठीक है। तो जब दोनों इनपुट्स हमारे जीरो जीरो हैं, उस केस में आउटपुट आ रहा है वन। कोई भी इनपुट वन हो गया या दोनों इनपुट्स वन हो गए तो आउटपुट हमारा जीरो आ जाएगा। तो मेरा ट्रूथ टेबल अगर मैं ड्रॉ करूँ ना सेकंड केस में, तो ट्रूथ टेबल कुछ इस तरीके से होगा, ए बी एंड आउटपुट के लिए। जब ए और बी दोनों जीरो है, उसी केस में आउटपुट वन आएगा। जब भी ए और बी में से कोई सा भी वन हो जाता है या दोनों वन हो जाते हैं, तो आउटपुट आपका जीरो हो जाता है। तो आप में से कुछ लोग समझ चुके होंगे, ये बिहेवियर होता है नॉर गेट, ठीक है। तो सेकंड सर्किट जो है वो आपको नॉर गेट का इंप्लीमेंटेशन दिखा रहा है यूजिंग ट्रांजिस्टर, ठीक है।